एनर्जी रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं हम लोग इस वीडियो के अंदर। एनर्जी रिसोर्सेज से हमारा मतलब होता है वो नेचुरल सोर्सेज या मटेरियल जिन्हें हम लोग हीट, इलेक्ट्रिसिटी, मैकेनिकल पावर या फिर किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में, जिससे हम लोग डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल या ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज में यूज करते हैं। एनर्जी को हम लोग फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं, क्योंकि कोई भी सेक्टर है अगर इकोनॉमिक का, चाहे एग्रीकल्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, कम्युनिकेशन हो, हेल्थ केयर हो, आईटी हो, वो अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। इंडिया वर्ल्ड के लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ एनर्जी में से एक है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा एक्सपेंड होता जा रहा है। इंडिया की एनर्जी डिमांड हम लोग कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल या फिर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज दोनों को मिला के ही पूरी करते हैं। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाइड्रो पावर। नॉन कन्वेंशनल या फिर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में है सोलर, विंड, बायोमास, टाइडल, जियोथर्मल और हाइड्रोजन एनर्जी। तो अगर हम लोग एनर्जी की अगर बात करते हैं कि एनर्जी हमारी क्या रहती है, एनर्जी हमारी दो तरह से क्लासिफाई होती है, या तो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है या फिर नॉन कन्वेंशनल, जिसे हम लोग रिन्यूएबल भी बोलते हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज वो है जो कि बहुत टाइम से एक ट्रेडिशनल वे में यूज होती जा रही है, उस इसीलिए उसका नाम कन्वेंशनल हो गया है। जैसे कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, नेचुरल गैस हुआ, ये नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि अगर एक बार खत्म हो गए तो इन्हें दोबारा मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे वापस आने में, मतलब ये इनकी जो फॉर्मेशन है इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जो हैं, करंटली इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी और इंडस्ट्रियल एनर्जी रिक्वायरमेंट का मेजर शेयर होल्ड करते हैं। ठीक है, मेजर कन्वेंशनल सोर्सेज वही हैं, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और न्यूक्लियर एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल या फिर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की अगर हम लोग बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या है? दे आर नेचुरली रिप्लेनिश्ड ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड आर कंसिडर्ड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। मतलब अगर खत्म भी हो गए तो जल्दी ही वापस आ जाती हैं और इन्हें एनवायरमेंटली सस्टेनेबल भी माना जाता है। बट इसके अंदर क्या है कि लोअर लेवल ऑफ पॉल्यूशन क्रिएट करती है, ग्रीन हाउस एमिशन इनका कम होता है एज कम्पेयर टू द फॉसिल फ्यूल। रिन्यूएबल एनर्जी ये जो हमारी इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल है उस पर हमारी डिपेंडेंस कम करती हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हमें लेकर जाती हैं। जैसे सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, बायोमास हुई, टाइडल हुई, जियोथर्मल हुई, ओशन हुई, ग्रीन हाइड्रोजन हुई। थर्मल पावर होती है इसके बाद। थर्मल पावर हम लोग वो इलेक्ट्रिसिटी होती है जो कि फॉसिल फ्यूल को बर्न करके हीट प्रोड्यूस होती है और उस हीट से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं, जिसमें हम लोग कोल को एज अ प्रिंसिपल फ्यूल यूज करते हैं हमारे थर्मल पावर प्लांट्स में। ऑल्दो पेट्रोलियम, डीजल और नेचुरल गैस जो है वो भी हमारी काफ़ी सारी जगह यूज की जाती हैं। थर्मल पावर इट कॉन्ट्रीब्यूट द लार्जेस्ट शेयर टू इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोल रिजर्व्स अबेंडेंट है और थर्मल पावर प्लांट जो है पूरे साल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। थर्मल पावर प्लांट में जो कोल को जलाने से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, उस हीट से पानी को हम लोग स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और स्टीम से फिर टरबाइन रोटेट करती है, जिससे इलेक्ट्रिक जनरेटर्स कनेक्ट होते हैं और हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। थर्मल पावर की एडवांटेजेस क्या होती हैं कि ये हम लोग कोल फील्ड के आसपास लगा सकते हैं, डिमांड सेंटर्स के आसपास लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेशन हमारी कॉन्टिन्यूस होती है, सीजनल रेनफॉल या वेदर कंडीशन पर डिपेंड नहीं करती है, टेक्नोलॉजी वेल डेवलप्ड है, केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑन अ लार्ज स्केल, और इनिशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जनरली बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से कंपेरेटिवली कम होती है। बट लिमिटेशन क्या है कि थर्मल पावर से एयर पोल्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर एनवायरमेंट में जाते हैं। सिग्निफिकेंटली ग्लोबल वार्मिंग भी इसकी वजह से होता है, क्लाइमेट चेंज में भी इसका नेगेटिव कंट्रीब्यूशन होता है, किसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोल और वाटर रिक्वायर्ड होती है पावर जनरेशन के लिए। फ्लाई एशेस की वजह से एनवायरमेंटल चैलेंजेस होते हैं। फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट होता है, दैट मीन्स थर्मल पावर एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर होती है, ये हम लोग कैसे जनरेट करते हैं? हम लोग पानी की पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को यूज करते हैं। जब भी फ्लोइंग या फॉलिंग वाटर है, उसकी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को हम लोग यूज करते हैं। लार्ज डैम बनाते हैं जिसके पीछे पानी को स्टोर किया जाता है और फिर टरबाइन को उसके थ्रू चला दिया जाता है पानी को छोड़ के। ठीक है, वाटर स्टोर्ड बिहाइंड द लार्ज डैम इज रिलीज थ्रू टरबाइंस विथ रोटेट जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नाउ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जो होती है एक रिन्यूएबल और क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि इसमें कोई कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल नहीं होता। एडवांटेज यही है कि रिन्यूएबल है, एनवायरमेंटली क्लीनर है एज कम्पेयर टू द थर्मल पावर। ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट रिलेटिवली कम है, बस एक बार प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन की देर है।
हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो होते हैं ये फर्दर हमें इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, फिशरीज, इनलैंड नेविगेशन और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज का भी ऑप्शन देते हैं, और जिससे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी भी बनी रहती है और इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल पे हमें डिपेंड नहीं होना होता। बट लिमिटेशन क्या है कि जब भी कोई डैम बनाना होता है ना, तो उसमें हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। जब लार्ज रिजर्वायर बनता है डैम के पीछे जो बड़ा, जहाँ पे पानी स्टोर होता है, जिसकी वजह से लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता है और कई बार जंगल के जंगल उसमें सबमर्ज हो जाते हैं। रिवर इकोसिस्टम भी अफेक्ट हो जाता है क्योंकि वाटर के फ्लो में चेंजेस आते हैं, सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन में चेंजेस आते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो इसी चीज पर डिपेंड करता है कि एडुकेट वाटर रहे थ्रू आउट द ईयर। फिर न्यूक्लियर एनर्जी होती है। न्यूक्लियर एनर्जी हम लोग न्यूक्लियर फिजन के थ्रू जनरेट करते हैं। इट इज जनरेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन, जिसके अंदर हैवी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे कि यूरेनियम हो गया, दे अंडरगो कंट्रोल्ड स्प्लिटिंग टू रिलीज इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट। हीट जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, उस हीट से हम लोग वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, जो कि फर्दर टरबाइन को चलाती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। बेस लोड पावर का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है जो कि कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करती है इंडिपेंडेंट ऑफ द वेदर कंडीशन। इंडिया के अंदर 3 स्टेट न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम होते हैं, जो कि उसकी हमारी अबंडेंट थोरियम रिजर्व की वजह से है। अब हमारे पास जो फ्यूल यूज करते हैं, आइदर भी यूज यूरेनियम और प्लूटोनियम, या फिर फ्यूचर पोटेंशियल में हम लोग थोरियम को भी यूज करते हैं। एडवांटेजेस क्या है कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है फ्रॉम रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल। इसमें लो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है ड्यूरिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंस खत्म हो जाती है, एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाता है। और न्यूक्लियर प्लांट्स जो होते हैं ये कॉन्टिन्यूसली ऑपरेट होते हैं टू प्रोवाइड स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। बट लिमिटेशन क्या है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यूक्लियर पावर प्लांट में बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसका जो वेस्ट आता है वो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, जिसको डिस्पोज करना बहुत बड़ा चैलेंज है। न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स वैसे तो बहुत कम होते हैं, बट अगर इन केस कहीं हो गया, जैसे चर्नोबिल का हुआ था, दे कैन हैव वेरी सीरियस एनवायरमेंटल एंड हेल्थ कॉन्सिक्वेंस। और यूरेनियम की अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा कम है इंडिया में। मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट में तारापुर है महाराष्ट्र में, रावतभट्टा राजस्थान में, काकरापर गुजरात में, नरोरा यूपी में, कायगा कर्नाटका में, कुंदाकलम तमिलनाडु में और कालापक्कम तमिलनाडु में। फिर हमारी सोलर एनर्जी आती है। सोलर एनर्जी हम लोग डायरेक्ट सन रेडिएशन से जो एनर्जी ले रहे हैं उसे कहते हैं। इट इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट, मोस्ट अबेंडेंट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। सोलर एनर्जी को हम लोग फोटोवोल्टिक सेल्स के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, या फिर हम लोग इसको थर्मल एनर्जी की तरह यूज करते हैं थ्रू सोलर हीटिंग सिस्टम। इंडिया में अबंडेंट सनशाइन है और पूरे साल में करीब करीब 300 दिन तो सनी डेज हमारे पास रहते ही हैं। दैट मीन्स सोलर एनर्जी डेवलपमेंट के लिए भी हाईली सूटेबल है। सोलर एनर्जी हमारी रिन्यूएबल और इनऑक्सॉस्टिबल एनवायरमेंटल फ्रेंडली सोर्स है। हम एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं। एयर पॉल्यूशन नहीं होता, ग्रीन हाउस गैसेज नहीं निकलती, और सोलर पावर पर्टिकुलरली रिमोट विलेजेस में ज़्यादा यूजफुल है, जहाँ पे कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पहुँच पाना मुश्किल है या फिर अभी तक पहुँची ही नहीं है। मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी बहुत कम है आफ्टर इंस्टॉलेशन। बट लिमिटेशन क्या है कि ये डायरेक्ट सनलाइट और वेदर कंडीशन पे डिपेंड करता है। इसके लिए अगर अच्छे से आपको सोलर पावर प्लांट लगाना है तो लार्ज लैंड एरियाज की ज़रूरत होती है। इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट रिलेटिवली बहुत ज़्यादा होती है, और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी इसमें चाहिए होते हैं ताकि अनइंटरप्टेड सप्लाई रहे ड्यूरिंग द नाइट और क्लाउडी वेदर। मेजर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स की बात करें तो भदला सोलर पार्क है राजस्थान में, पावागढ़ सोलर पार्क है कर्नाटका में, रेवा सोलर पार्क है मध्य प्रदेश में और चरंका सोलर पार्क है गुजरात में। फिर हमारी विंड एनर्जी आती है। विंड एनर्जी क्या करती है, जो मूविंग एयर है ना, प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो हवा चलती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग विंड टर्बाइंस। इंडिया के अंदर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में से एक है। विंड फार्म्स होते हैं इसके लिए जो कि कोस्टल एरियाज में, माउंटेन पासेस के आसपास या फिर ओपन प्लेन्स में, जहाँ पे विंड की स्पीड ऑलमोस्ट हमेशा तेज होती है, वहाँ पे हम लोग विंड एनर्जी के लिए फार्म्स लगाते हैं। एडवांटेजेस क्या है कि विंड एनर्जी रिन्यूएबल है, पॉल्यूशन फ्री है, इसमें कोई फ्यूल नहीं चाहिए, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट है। विंड फार्म कैन को एग्जिस्ट विद एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। बट लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशंस क्या है कि इनका जनरेशन जो है विंड स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इंटरमिटेंट होती है, तो फिर इट कैन नॉट ऑलवेज मीट कॉन्टिन्यूस डिमांड। सूटेबल साइट जो है इंडिया के अंदर जोग्राफिकली लिमिटेड है। इंडिया में मेजर विंड एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। फिर हमारी टाइडल एनर्जी आती है। टाइडल एनर्जी क्या होती है, जो पीरियोडिक राइज एंड फॉल होता है ना सी वाटर में, जो कि मून और सन के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से होता है। फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हुए हम लोग इस चीज को समझेंगे। तो उस एनर्जी को, तो उसमें उसमें क्या, जो राइज एंड फॉल है ना, उससे हम लोग टरबाइन घुमा के इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। ये भी हमारे रिन्यूएबल और प्रिडिक्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है,
इंडिया के पास कंसिडरेबल टाइडल एनर्जी पोटेंशियल है हमारे कोस्टल रीजन के आसपास, जैसे गल्फ ऑफ खंबत में, गल्फ ऑफ कच्छ में, सुंदरबंस में। एडवांटेजेस है कि ये रिन्यूएबल है, पॉल्यूशन फ्री है, टाइड्स हाईली प्रोडिक्टेबल है कंपेयर टू द विंड एंड सोलर एनर्जी, और लॉन्ग ऑपरेशनल लाइफ होती है टाइडल पावर प्लांट्स की। लिमिटेशन है कि सबसे पहली चीज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, सूटेबल लोकेशंस हमारे पास बहुत लिमिटेड है, और इकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी इसके हो सकते हैं मैरीन इकोसिस्टम पे। फिर हमारी जियोथर्मल एनर्जी आती है। जियोथर्मल एनर्जी की हम लोग जब बात करें तो नेचुरल हीट जो अर्थ के सरफेस के अंदर है वहां से हम लोग नेचुरल हीट को यूज करते हैं। हॉट वाटर और स्टीम वहां से निकलती है जियोथर्मल रिजर्वायर से, उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं बाय प्रोवाइडिंग डायरेक्ट हीटिंग। इंडिया के पास सेवरल जियोथर्मल फील्ड्स हैं, ऑल्दो कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन उनका बहुत लिमिटेड है। कुछ फील्ड्स ऐसे जैसे पूगा वैली लद्दाख में, मणिकरण हिमाचल में, तत्तापानी छत्तीसगढ़ में है, और कैम्बे बेसिन गुजरात में। एडवांटेजेस, रिन्यूएबल है, अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द ईयर है, लो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है, कंपेरेटिवली लेस लैंड चाहिए एज कंपेयर टू द सोलर और विंड एनर्जी, लिमिटेड ज्योग्राफिकल अकरेंस है, हाई एक्सप्लोरेशन और ड्रिलिंग कॉस्ट होती है, और कॉमर्शियल डेवलपमेंट इंडिया का अभी भी इसका अर्ली स्टेजेस में ही है। फिर हमारी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात करते हैं कि अगर नेचुरली रिप्लेनिश भी हो गए तो उन्हें रिपीटेडली हम लोग यूज कर सकते हैं विदाउट एनी सिग्निफिकेंट डिप्लीशन। दे आर कंसिडर्ड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल, क्यों? क्योंकि मिनिमल पॉल्यूशन होता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन बहुत कम होती है, और एक्सपेंशन जो रिन्यूएबल एनर्जी का हो रहा है इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, कार्बन एमिशन रिड्यूस करने के लिए, और क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट्स को देखने के लिए। मेजर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हमारी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, बायोमास, टाइडल, जियोथर्मल और ग्रीन हाइड्रोजन है। ये सब हम लोग समझ चुके हैं। ग्रीन हाइड्रोजन होता है कि हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कर रहे हैं, and it is considered an important clean fuel for future industries and transportation. इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, ये तो आप लोग समझ ही गए कि हमें हर जगह एनर्जी चाहिए, इसे मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का लार्जेस्ट सोर्स क्या है, कोल। लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडिया के इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन क्या है, थर्मल पावर। लार्जेस्ट रिन्यूएबल सोर्स क्या है हमारा कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। न्यूक्लियर फिजन ऑफ यूरेनियम से हम लोग क्या जनरेट करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। इंडिया के पास वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व किसके हैं, थोरियम के, जो कि केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के मोनोजाइट सैंड्स में पाया जाता है। भदला सोलर पार्क राजस्थान में है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन द वर्ल्ड। तमिलनाडु लीडिंग प्रोड्यूसर है विंड एनर्जी का। गल्फ ऑफ खंबत, गल्फ ऑफ कच्छ, दे पोजेस हाईएस्ट टाइडल एनर्जी पोटेंशियल इन इंडिया। पूगा वैली लद्दाख में इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोथर्मल एनर्जी रीजन है। रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है दे प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन अचीविंग एनर्जी सिक्योरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंडिया का क्लाइमेट कमिटमेंट्स अंदर ग्लोबल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट है तो ये मेरा कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाला ग्रुप या फिर यूपी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जो यूपी सीबीएल 2026 का ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप को ज्वाइन करके किसी भी ग्रुप में आप मेरे से अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।